हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी से इकाई है 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान का अध्याय 8 है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। इकाई है 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान का अध्याय 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग का अभ्यास प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और वीडियो को अभी लाइक कर दे। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभ्यास है। प्रश्न संख्या 1 है, कौन से विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय हैं जिन्हें आप संक्रामक रोगों के विरुद्ध रक्षा उपायों के रूप में सुझाएंगे। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए यहाँ पे विभिन्न जन स्वास्थ्य उपाय। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में है संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन करना। ठीक है, सेकेंड में है यहाँ पे रोग, उनके संचरण और शरीर के विभिन्न अंगों पर उनके प्रभाव के संबंध में जन सामान्य को जागरूक करना। ठीक है, अब देखिए थर्ड में है यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थों का उचित प्रकार से निपटारा करना ताकि वातावरण को स्वच्छ बनाए रखा जा सके। यह रोग वाहकों के प्रजनन स्थल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ फोर्थ देखिए खाद्य के संसाधनों के स्वच्छ व भली प्रकार से रख रखाव के लिए जन सामान्य को जागरूक करना, व्यक्तिगत स्वच्छता व सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व समझाना। ठीक है, और पांचवा में देखें यहाँ पे रोग वाहकों के नियंत्रण के उपाय जैसे गंदगी तथा गंदे पानी को इकट्ठा न होने देना, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना आदि के प्रति जन सामान्य को जागरूक करना। ठीक है, आगे है यहाँ पे पीने के शुद्ध जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, इसके द्वारा जलजन्य रोगों से बचाव किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 आता है, जैविकी के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है। तो उत्तर में लिखेंगे आप लोग जीव विज्ञान में प्रगति से अनेक संक्रामक रोगों से निपटने के लिए कारगर हथियार मिल गए हैं। टीका यानी कि वैक्सीन के उपायों और प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रमों से चेचक जैसे अनेक जानलेवा रोगों का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे टीके यानी कि वैक्सीन के उपयोग से पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया और टिटेनस जैसे अनेक संक्रामक रोगों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। वैज्ञानिक जैव प्रौद्योगिकी यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नए नए और अधिक सुरक्षित वैक्सीन बनाने के लिए प्रयासरत है। प्रतिजैविकों, ठीक है, एंटीबायोटिक्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, एवं अन्य दूसरी औषधियों की खोज ने भी संक्रामक रोगों के उपचार को अधिक प्रभावी बनाया है। ठीक है, आगे यहाँ पे जीव विज्ञान के अध्ययन से ही रोग जनकों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर रोग चक्र को तोड़कर यहाँ पे देखिए रोग नियंत्रण किया जा सकता है। यहाँ पे है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का विकास, इंटरफेरॉन का उत्पादन भी संक्रामक रोगों के नियंत्रण में सहायक रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। यहाँ पे है निम्नलिखित रोगों का संचरण कैसे होता है। अब देखिए कौन कौन से रोग हैं, हम इसके बाद जस्ट उसका आंसर लिख दिए हैं। कम है यहाँ पे अमीबता। ठीक है, तो देखिए इसे अमीबियोसिस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो हो जाएगा अमीबता या अमीबी अतिसार का संचरण संदूषित जल व खाद्य के सेवन से होता है। ठीक है, और मलेरिया का देख लीजिए ख में है, तो यह जो रोग है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। और ग में है यहाँ पे एस्केरिस्ता। ठीक है, आप लोग पहली बार सुने होंगे। ठीक है, वैसे तो ये नॉर्मल है एस्केरिस्ता। देखिए इसका जो संक्रमण होता है मलमुखीय मार्ग अपनाता है। ठीक है, अंडे यहाँ पे रोगी के मल के साथ मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, इन अंडों से संदूषित खाद्य का सेवन या गंदे हाथों से खाना खाने से संक्रमण होता है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे घ में आता है न्यूमोनिया। यह वायु जनित संक्रमण है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन
तथा रोगी के बर्तनों के प्रयोग से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 आता है, जलवाहित रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कुछ रोग जल के द्वारा संचारित होते हैं, जैसे टाइफाइड, अमीबता, एस्केरिस्ता। इनकी रोकथाम के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। देखिए, पहला में है यहाँ पे पीने के लिए साफ पानी का उपयोग करना चाहिए। दूसरा में है अपशिष्ट पदार्थों और मल मूत्र उत्सर्ग का समुचित एवं वैज्ञानिक पद्धति से निपटारा करना चाहिए, क्योंकि जलजन्य रोग मलमुखीय मार्ग से शरीर में प्रवेश करते हैं। ठीक है, और तीसरा है यहाँ पे जलाशयों, कुंडों और तालाबों आदि की समय समय पर सफाई करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे 4 में है मक्खियाँ भी जल जनित रोगों के रोगजनकों को मल से उठाकर जल या खाद्य पदार्थों तक स्थानांतरित कर देती है, अतः इनका नियंत्रण भी आवश्यक है। ठीक है, 5वां में है यहाँ पे जल को उबालकर पीना। ठीक है, 6ठा में यहाँ पे 6 नंबर में टाइफाइड, पोलियो आदि को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, वहीं पे देखिए अब प्रश्न संख्या 5 आता है, डीएनए वैक्सीन के संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने अध्याय से चर्चा करें। ठीक है, देखिए जो डीएनए का वैक्सीन होता है उसके संदर्भ में उपयुक्त जीन के अर्थ के बारे में अपने, यहाँ पे शायद अध्याय भी हो सकता है। ठीक है, तो अध्याय या अध्यापक भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट चर्चा यहाँ पे किया गया है। आप लोग चर्चा के बारे में ध्यान दें। उत्तर है यहाँ पे डीएनए वैक्सीन आधुनिक प्रयोगाधीन वैक्सीन का एक प्रकार है। इसमें रोगजनक के उस जीन का प्रयोग किया जाता है जो एंटीजन के निर्माण हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे इस डीएनए खंड उपयुक्त जीन को मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है। फलस्वरूप कुछ कोशिकाएं इसे ग्रहण कर लेती है। यह जीन गुणसूत्रीय जीनों के साथ अभिव्यक्त होता है तथा एंटीजन का निर्माण करता है। इस वैक्सीन में मृत रोगाणु या अक्षम रोगाणु को शरीर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शरीर में एंटीजनों के विरुद्ध एंटीबॉडीज का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ओके, तो हमें यहाँ पे लगता है अध्यापक होना चाहिए, गलती से अध्याय लिख दिया है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 6, प्राथमिक और द्वितीयक लसिकानु यहाँ पे लसिकाओं के अंगों के नाम बताइए। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे अस्थि मज्जा और थाइमस प्राथमिक लसिकाव अंग हैं। लीहा लसिका ग्रंथि, यहाँ पे है टॉन्सिल्स, यहाँ पे क्षुद्रांत्र के पेयर, पेचो और परिशिशिका द्वितीयक लसिकाव अंग हैं। ओके, अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 आता है, इस अध्याय में निम्नलिखित सुप्रसिद्ध संकेताक्षर इस्तेमाल किए गए हैं, इनका पूरा रूप बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया है क में है MLT। ठीक है, MALT यहाँ पे है। ठीक है, तो MALT यहाँ पे हो जाएगा म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, ओके, या श्लेष्म संबंध लसिकाव उत्तक, इसे आप लोग हिंदी में भी कह सकते हैं। और यहाँ पे है CMI, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए भी लिख दिए हैं, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसे हिंदी में कहते हैं कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा। ठीक है, और ग में आता है एड्स, ये आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एड्स का आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो AIDS का हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, या इसे हिंदी में उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे घ में आता है, देखिए यहाँ पे NACO। ठीक है, NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन भी कहते हैं। ठीक है, च में आता है यहाँ पे HIV का हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस या मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, निम्नलिखित में भेद कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण दीजिए।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क में है सहज यानी कि जन्मजात और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसमें आपको भेद करना, अंतर करना है। तो उत्तर में हो जाएगा सहज जन्मजात प्रतिरक्षा, और यहाँ पे है उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए क्रम संख्या इधर दे दीजिएगा और इधर आप लोग अंतर लिख सकते हैं जितना आए उतना। तो पहले हम लोग सहज प्रतिरक्षा देखते हैं। तो सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की अवशिष्ट प्रतिरक्षा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उपार्जित प्रतिरक्षा रोग विशिष्ट होती है। दूसरा में यह जन्म के समय से मौजूद होती है और यह जन्म के बाद विकसित होती है यानी कि प्राप्त की जाती है। ठीक है, तीसरा अंतर है यहाँ पे, यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में रोगजनकों के प्रवेश में विभिन्न प्रकार के अवरोध खड़ा करती है और यह प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश पा चुके रोगजनक का कोशिकाओं व एंटीबॉडीज द्वारा समापन करती है, एंटीबॉडीज द्वारा सामना करती है। ठीक है, और देखिए ख में आता है यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर अग्रलिखित है। यहाँ पे पेज खत्म हो गया था इसीलिए अग्रलिखित है लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्रम संख्या है सक्रिय प्रतिरक्षा एक्टिव इम्यूनिटी और यहाँ पे निष्क्रिय प्रतिरक्षा पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें अंतर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट में है, जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षी पैदा करती है तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। और इधर जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य जीव के शरीर में बने प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। ठीक है, और सेकेंड अंतर देखिए, यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, इसमें प्रभावशाली अनुक्रिया प्रदर्शित होने में अधिक समय लगता है और यह प्रतिरक्षा तुरंत प्रभाव दिखाती है। ठीक है, और तीसरा में देखिए यहाँ पे, इससे शरीर को किसी अन्य कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और इससे शरीर को कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे प्रतिक्रिया। अब देखिए 4 में है, यह पूरे जीवन कार्य करती है यानी कि दीर्घकालीन तक। ठीक है, उदाहरण में है मानव में चेचक बीमारी के प्रति प्रतिरक्षा। ठीक है, और इसमें हो जाएगा उदाहरण में मानव में काली खांसी, टिटेनस, रेबीज, पोलियो आदि रोग से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 आता है, प्रतिरक्षी यानी कि प्रतिपिंड अणु का अच्छी तरह नामांकित चित्र बनाइए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बना, यहाँ पे लिखा हुआ प्रतिजन बंधक स्थल। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिजन बंधक स्थल तो आप लोग बना लीजिएगा, आपको पिक्चर हम शो कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पिक्चर मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से बनाया गया है, आप ही के बुक से। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वे कौन से विभिन्न रास्ते हैं जिनके द्वारा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु HIV का संचारण होता है। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे HIV का संचरण। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV निम्नलिखित रास्तों अथवा कारणों से होता है। क में यहाँ पे संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क से। ख में है संदूषित रुधिर। ठीक है, और रुधिर उत्पादों के आधान से। ग में है संदूषित सुइयों के साझा प्रयोग से, जैसा कि अंतःशिरा द्वारा ड्रग्स यानी कि ड्रग का कुप्रयोग करने वालों के मामले में। घ में यहाँ पे संक्रमित माता से जन्म के समय उसके बच्चे में। तो ये आपका क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 आता है, वह कौन सी क्रियाविधि है जिससे एड्स विषाणु संक्रमित व्यक्ति के प्रतिरक्षा तंत्र का ह्रास करता है। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा यहाँ पे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद एड्स विषाणु यहाँ पे है मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहाँ उसका RNA जीनोम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से रेप्लिकेशन द्वारा विषाणुवीय DNA बनाता है। यह विषाणु DNA परपोषी की कोशिका के DNA के साथ जुड़कर संक्रमित कोशिकाओं को विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है। मैक्रोफेज में विषाणुओं का निरंतर गुणन होता रहता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे, ये एक HIV कारखाने के रूप में काम करते हैं। इसके साथ ही HIV सहायक T लसिकाणुओं में घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा करता है। ये संतति विषाणु रुधिर में मुक्त कर दिए जाते हैं, जहां ये दूसरे T लसिकाणुओं पर हमला करते हैं। ठीक है, यह क्रम जब बार बार दोहराया जाता है
जिससे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में टी लसीकाणुओं की लगातार कमी होती रहती है। यह कोशिकाएं प्रतिरक्षी तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। सहायक टी लसीकाणुओं की संख्या में कमी होने के कारण व्यक्ति जीवाणु, विषाणु, कवक तथा अन्य परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। ठीक है, आगे है रोगी की प्रतिरक्षण क्षमता इतनी कम हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे सहायक कोशिकाओं की कमी से प्लाज्मा कोशिकाओं का प्रेरण व उद्दीपन नहीं हो पाता, अतः पर्याप्त एंटीबॉडीज नहीं बन पाती। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये एग्जाम में आपका प्रश्न आ सकता है। यहाँ पे है प्रसामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका किस प्रकार भिन्न है। उत्तर हो जाएगा हमारे शरीर में कोशिका विभेदन और कोशिका वृद्धि यहाँ पे अत्यधिक नियंत्रित और नियमित प्रक्रिया है। कैंसर कोशिकाओं, ठीक है, में ये नियामक क्रियाविधियां समाप्त हो जाती है। प्रसामान्य कोशिकाएं संस्पर्श संदमन गुण को प्रदर्शित करती है। इस गुण के कारण ही दूसरी कोशिकाओं से उनका संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे कैंसर कोशिकाओं में निरंतर कोशिका विभाजन होता रहता है। इससे अविभेदित कोशिकाओं का समूह बन जाता है। कैंसर कोशिका व सामान्य कोशिका में अन्य अंतर निम्न है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे कैंसर कोशिका में विभेदन नहीं होता जबकि सामान्य कोशिका में होता है। यहाँ पे है कैंसर कोशिका यहाँ पे मेटास्टेसिस प्रदर्शित करती है जबकि सामान्य कोशिका नहीं करती। ठीक है, अब आगे है यहाँ पे कैंसर कोशिका में केंद्रक बड़ा होता है जबकि सामान्य कोशिकाओं में छोटा व सामान्य। ओके, अब आगे यहाँ पे कैंसर कोशिकाएं नियोजित मृत्यु, ठीक है, प्रदर्शित नहीं करते जबकि सामान्य कोशिकाएं करती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 13 आता है मेटास्टेसिस का क्या मतलब है, व्याख्या कीजिए। तो क्या है इसका मतलब, क्या होता है, तो आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दुर्दम अर्बुद की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है और वृद्धि करती है। इस प्रकार से अर्बुद, ठीक है, जिसे इंग्लिश में ट्यूमरस कहते हैं, कि कोशिकाएं रुधिर व लसिका द्वारा अन्यत्र स्थानों पर पहुंच जाती है। ये कोशिकाएं जिस स्थान पर जाती है वहीं पर नए अर्बुद बनाना प्रारंभ कर देती है। यह गुण मेटास्टेसिस, ठीक है, कहलाता है। यह गुण दुर्दम अर्बुदों का सबसे गंभीर गुण है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एल्कोहल या ड्रग के द्वारा होने वाले कुप्रयोग के हानिकारक प्रभावों की सूची बनाएं। ठीक है, तो उत्तर में हो जाएगा एल्कोहल ड्रग के हानिकारक प्रभाव। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट्स काउज्ड बाय अल्कोहल ऑब्लिक यहाँ पे ड्रग्स। ठीक है, तो देखें यहाँ पे अल्कोहल या ड्रग के हानिकारक प्रभाव निम्नलिखित है। ठीक है, अल्कोहल या ड्रग के प्रयोग से व्यक्ति पर यहाँ पे देखिए अनेक शारीरिक, मानसिक, व्यवहारगत प्रभाव होते हैं। इन ड्रग्स के सामाजिक व आर्थिक प्रभाव भी हैं जो समुदाय व राष्ट्र को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा व्यक्ति सामाजिक व राष्ट्रीय मर्यादाओं का उल्लंघन करता है। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में है यहाँ पे अल्कोहल या ड्रग के तत्कालिक प्रतिकूल प्रभाव असंतुलित व्यवहार, बर्बरता और हिंसा के रूप में व्यक्त होते हैं। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे इनकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से श्वसन घात यानी कि रेस्पिरेटरी फेल्योर, हृदय घात, हार्ट फेल्योर, ठीक है, अथवा यहाँ पे प्रमस्तिष्क रुधिर स्राव यानी कि इसे सेरेब्रल हेमरेज कहते हैं इंग्लिश में, के कारण बेहोशी, कोमा और मृत्यु हो सकती है। यानी कि बहुत ही खतरनाक होता है, जानलेवा होता है, यहाँ आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पे अल्कोहल या ड्रग के प्रयोग से शैक्षिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ज़्यादा आपका पहले शैक्षिक जीवन प्रभावित होता है, फिर उसके बाद सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वच्छता की रुचि में कमी, यहाँ पे एकांकीपन, ठीक है, एकांकीपन, अवसाद, थकावट, आक्रमणशील और विद्रोही व्यवहार, परिवार और मित्रों से बिगड़ते संबंध, सोने और खाने की आदतों में परिवर्तन, भूख और वजन में घट बढ़ आदि है। ठीक है,
शरीर की प्रतिरोध क्षमता नष्ट हो जाती है। किससे? तो ड्रग के कुप्रयोग से। तो कभी मत करना चाहिए, अल्कोहल ड्रग्स नहीं लेना चाहिए इंसान को, ठीक है। चौथा में यहाँ पे अल्कोहल के प्रयोग से पेशी संतुलन बिगड़ जाता है। मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया विलंब से होने के कारण कार्य क्षमता एवं निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जो आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है, कि आगे आपको लाइफ में क्या करना है, तो वो भी डिसीजन लेने की जो भी क्षमता होती है वो भी कम जाती है, ठीक है। पांचवा में है धन की कमी की स्थिति में अल्कोहल या ड्रग का सेवन करने वाला व्यक्ति चोरी का सहारा लेने लगता है। व्यक्ति विवेक शून्य होकर हिंसात्मक कार्यों से भी नहीं घबराता, यानी कि कहीं पे क्रिमिनल, कहीं पे क्राइम करने चल गया, ठीक है, या कहीं किसी के घर में चोरी डकैती करने लगा, या फिर अपने ही घर में ऐसा करने लगा, ठीक है। तो ये ड्रग के और अल्कोहल के कुप्रयोग है, ठीक है। ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए, ये इंसान को बर्बाद करता है, ठीक है। सिक्स में यहाँ पे जो व्यक्ति अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं उनको एड्स और यकृत शोथ भी जैसे गंभीर संक्रमण होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है। अंतःशिरा इन द सेंस जैसे कि सुई वगैरह हो गया कुछ अंदर से, ठीक है, इंटरनल द्वारा जब लेता है तो। सेवन में यहाँ पे गर्भावस्था के दौरान ड्रग एवं एल्कोहल का प्रयोग भ्रूण यानी कि गर्भ, जिसे इंग्लिश में एम्ब्रायो कहते हैं, पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आठवां में है यहाँ पे एल्कोहल के प्रभाव से लीवर, यहाँ पे सिरोसिस तथा अमाशय एवं आंतों में पेप्टिक अल्सर हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 में आता है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मित्रगण किसी को अल्कोहल या ड्रग सेवन के लिए प्रभावित कर सकते हैं? यदि हाँ तो व्यक्ति ऐसे प्रभावों के कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। ऐसे प्रभावों से होना चाहिए, ठीक है। कुछ कुछ मिस्टेक्स बुक्स में भी रहते हैं, तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे ड्रग या अल्कोहल के सेवन की आदतें पड़ने की संभावना छोटी उम्र में ज़्यादातर किशोरावस्था के दौरान मित्र या समकक्षी दबाव के कारण अधिक होती है। प्रायः किशोर अपने साथी की भावनात्मक याचना के सामने, उनकी दबंगई के सामने झुक जाते हैं और ड्रग या अल्कोहल लेना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है, यानी कि स्टार्ट कर देते हैं। कभी कभी उन्हें फरेब में फंसाकर ऐसा किया जाता है, ठीक है। ड्रग्स या धूम्रपान अल्कोहल को कूल यानी कि एक तरह से अच्छा फील कराया जाता है, ठीक है, बताया जाता है। आगे यहाँ पे वो इसका सेवन करने वाले को स्मार्ट समझने की मिथ्या धारणा पाली जाती है। बचपन से ही उचित संस्कार, मार्गदर्शन, स्नेह, नैतिक शिक्षा देकर किशोरों में ड्रग्स को न कहने का गुण विकसित किया जा सकता है, ठीक है। किशोरों की ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाकर भी उन्हें ड्रग्स के कुचक्र से बचाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जिसका जो माता पिता है उनको अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहिए, अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहिए, ठीक है, उन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल के किशोर बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं इधर उधर के चक्कर में, ठीक है। अच्छे लड़के या लड़कियां पढ़ने वाली होती हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं, जब सब खराब संगति के कारण होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसे भी 10 बार सोच लेनी चाहिए, ठीक है। अगर माता पिता को भी कुछ ऐसा लगे तो अपने बेटे या बेटी को समझाना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 16 आता है, ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति अल्कोहल या ड्रग लेना शुरू कर देता है तो उस आदत से छुटकारा पाना कठिन होता है? अपने अध्यापक से चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपका अध्यापक हम ही है, तो यहाँ हमसे ही चर्चा कर लीजिए। देखिए तो हम आंसर के रूप में यहाँ पे लिख दिया है, उत्तर हो जाएगा ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभावों के प्रति लत एक मनोवैज्ञानिक आसक्ति है, ठीक है। ड्रग के बार बार सेवन से शरीर में मौजूद ग्राहियों का सहन स्तर, टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण अधिकाधिक मात्रा में ड्रग लेने की लत पड़ जाती है। इस प्रकार अल्कोहल और ड्रग की व्यसनी शक्ति उन्हें प्रयोग करने वाले को दोषपूर्ण चक्र में घसीट लेती है तथा व्यक्ति इनका नियमित सेवन करने लगता है, ठीक है। आगे यहाँ पे जब वह ड्रग्स अल्कोहल का सेवन अचानक बंद करता है तो अनेक कार्यकी व मनोवैज्ञानिक आहरण संलक्षण, ठीक है, विथड्रॉवल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, ठीक है। व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति, परामर्श व चिकित्सीय मदद इसे छुटकारा दिला सकती है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 17 आता है, आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए
क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग इसके चपेट में भी हैं तो आप लोगों को ध्यान से देखना चाहिए। किशोरों की प्राकृतिक जिज्ञासा, जोखिम उठाने और उत्तेजना के प्रति आकर्षण और प्रयोग करने की इच्छा उन्हें ड्रग और अल्कोहल के लिए अभिप्रेरित करते हैं। किशोर ड्रग और अल्कोहल के प्रभाव को लाभ के रूप में देखते हैं, ठीक है, जिससे समस्या और अधिक जटिल हो जाती है। पहली बार किशोर इनका प्रयोग जिज्ञासा के कारण कर सकता है, परंतु बाद में समस्याओं का सामना करने से बचने के लिए इनका उपयोग करने लगता है। अन्य कारण है असफलता को स्वीकार करने में शर्म, यानी कि जैसे कोई एग्जाम में फेल हो गया तो उसको शर्म आ रहा है तो वो पता नहीं लेने लगता है ड्रग वगैरह। झिझक, रोल मॉडल की नकल, शैक्षिक व अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन का दबाव, साथियों का दबाव आदि, ठीक है। अब आगे है यहाँ पे समकक्षियों के अनुचित दबाव, भावनात्मक याचना को न कहना सीखना चाहिए, सफलता असफलता को सहज रूप से स्वीकारें, ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं, नैतिकता के पथ पर चलने में गर्व का अनुभव करें। इनसे बचने के लिए उस स्थिति की पहचान करना सबसे उत्तम है जो किशोर को अल्कोहल या ड्रग के सेवन की ओर धकेलती है, ठीक है। बच्चे की पसंद का यहाँ पे सम्मान कर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को उसकी क्षमता से अधिक करने के लिए अनावश्यक दबाव नहीं डालना चाहिए। बच्चों को समस्याओं और दबावों का सामना करने की शिक्षा और परामर्श देना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें माता पिता का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहता है कि उनके बेटे कैसे लाइन पे जा रहे हैं, कि किसी किसी के तो घर में ऐसा होता है कि उनके माता पिता ही ऐसे काम करते हैं, कुप्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं वो ठीक होते हैं। कोई कोई माता पिता अच्छे होते हैं लेकिन उनके बच्चे ये सभी चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बात बराबर है, आपको खुद सजग रहना होगा क्योंकि लाइफ आपकी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते अपने दोस्तों के पास भी, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। अगर आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे सिंपली जाके सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप और वहाँ पे मेरे चैनल का लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन आंसर जरूर से जरूर बना लें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।